अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू द मिड डे शो। उम्मीद करते हैं कि आपका वीकेंड अच्छा गुजरा होगा। वीक डेज की ताज़ा तरीन खबरों के साथ यानी 1 बजे की अपडेट्स के साथ मैं हाजिर हूँ लबीबा तैमूर। हमेशा से मेरा साथ देने के लिए मौजूद है आपके साथ काशिफ साहब। सर उधर मैं तो ठीक ही हूँ। आप तो मुझे लगता है कि गर्मी खा के बहुत गर्मी थी सर, बहुत गर्मी थी। लाहौर में भी शुरू हो गई भी है सर। और इसी गर्मी में एक वाकया भी हुआ था, यानी कि उस वाकये को हमारे 4 साल गुजर गए हैं। 4 साल पहले इन दिनों में सर्दी थी, हाँ सर्दी थी, लेकिन हाँ गर्मा गर्म उस सर्दी में गर्मा गर्म वाकया पेश आया। इंडिया को मार जो पड़ी थी वो गर्मा गर्म। एग्जैक्टली। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट को 4 साल मुकम्मल हो चुके हैं। और आपको बताते चलें कि शायद अगर कोई आपको याद ना हो कि ये इसके साथ क्या जुड़ा हुआ वाकया है, अभिनंदन कभी किसी को नहीं भूला। छोटे छोटे बच्चे को ना अभिनंदन और चाय की प्याली चुस्कियां लेता हुआ, आई एम नॉट सपोज टू टेल यू एनीथिंग कहता हुआ वो भारतीय बंदा कभी नहीं भूल सकता। एग्जैक्टली। अच्छा, आप वो भारतीय बंदे को नहीं बोल रही, लेकिन आप ये नहीं हमारा मैं बताया ना कि हुआ क्या था। उसके बाद मैं ये बताना चाह रही हूँ कि ये जुड़ा हुआ वाकया है कि क्या है, स्विफ्ट रिटॉर्ट एक्चुअली है क्या। जनाब नाजरीन को एक दफा दोबारा रिमाइंड कराते जाएं कि पाक फिजाइया के शाहीनों ने भारतीय फिजाइया का गुरूर खाक में मिलाया था आज के दिन। और फौज पाकिस्तान का कौम के इज्जत और हिम्मत को सलाम है, हमारी तरफ से भी सलाम पेश करते हैं। आपको बताते चलें कि आज के दिन यानी कि 4 साल पहले मिग 21 और सखोई 30 एक लड़ाका तैयारे जो फजाई भारतीयों का था वो हमने मार गिराया था। और भारतीयों का जो पाकिस्तानी यानी कि आर्मी की तरफ से जो गुरूर था उनका हमने सर जो वो नीचा किया था, मलिया मेट किया था। आज वो दिन है और इस दिन को हम बहुत ही सर बुलंदी के साथ जिसे कह सकते हैं हम मनाते हैं। और बड़ा कारनामा था जो हम लोगों ने आज के दिन अंजाम दिया। बेसिकली लबीबा ये हुआ ये था कि इंडियन एग्रेशन थी हमारे ऊपर, और मतलब कुछ चीज़ें जो हैं जो उनके ऊपर हमारा एम्बार्गो है कि हम वो पब्लिक में नहीं कर सकते, मीडिया पे हम उस पर बात नहीं कर सकते हैं। वेराज ये 2 जहाज़ नहीं थे, 2 से ज़्यादा थे जी। और मैं ये भी अपने व्यूवर्स को बताना चाह रहा हूँ कि ये जो हम बात कर रहे हैं अभिनंदन तो एक मतलब आप समझें कि अलामती है चीज़ उसके सामने, लेकिन इंडिया की एयरफोर्स को हमने निस्तो नबूद भी किया था, क्योंकि उनके अब ये तो एक ओपन सीक्रेट है कि किसी भी एयरफोर्स का जहाज़ अगर आप पकड़ लें या उनको तबाह कर दें तो उसके बाद उनकी जो एयर फ्लीट होता है वो तबाह हो जाता है। लेकिन आई एम हैप्पी कि पाकिस्तान ने इतना बड़ा काम किया था जहाँ पे अपने अज़ली दुश्मन इंडिया को तबाह बर्बाद किया था, उनकी स्ट्रेटजीज को तबाह किया था, उनके जहाज़ गिराए थे। उसके साथ साथ हमने इसराइल की भी जो एयर फ्लीट है उसको भी नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुँचाया था। ये 27 फरवरी 2019 को। तो मैं समझता हूँ कि उसके बाद बैलेंस ऑफ पावर ठीक हुआ था कि जो एक ख्वाब देख रहा था इंडिया एग्रेशन का पाकिस्तान के ऊपर, उसमें क्रेडिट गोज टू पाक आर्मी, एयरफोर्स और उस वक्त की हुकूमत को भी जाता है कि उस एग्रेशन का जवाब बहुत दलेरी से दिया गया था। अच्छा, जब विंग कमांडर अभिनंदन हम लोगों ने जब पकड़ा था सर, ये बात तो उसने भी एतराफ़ की थी कि भाई वाकई के मतलब काफ़ी जोश और जज्बे के साथ एक तो उसको पकड़ भी लिया गया था और ऑब्वियसली और फिर मेहमान नवाजी के हवाले से भी उसने बड़ी अच्छा मेहमान नवाजी तो ठीक है, लेकिन ये तो जाहिर है कि आप इंटरनेशनल लॉज भी हैं, हमें उसको वापस करना पड़ा। जो लोग ये कहते हैं कि हमने क्यों वापस किया वो भी उनको ना इल्म लोग हैं। लेकिन हमने देखें इंडिया जो है हमारा अज़ली दुश्मन है और उसने हमेशा हमें नुकसान पहुंचाया। 1948 में कश्मीर के बाद रियासत जूनागढ़, उसके बाद हैदराबाद दक्कन, फिर आप आ जाए 1965 की वॉर, उसके बाद 71 में हमारा जो ईस्टर्न विंग था वो इलाजा किया। उसके बाद जितनी इंसर्जेंसीज हुई कारगिल पे आ जाए आप, और उसके बाद जितनी भी इंसर्जेंसीज बलूचिस्तान, कराची, लाहौर जो भी हो रहा है अब तक टिल नाउ वो हमें नुकसान पहुंचाता रहा है। अच्छा, लेकिन आपने जो कहा ना अवाम मतलब लाइक जो लाइल है वो इसलिए भी है कि अवाम ऑब्वियसली मोहब्बत करती है पाकिस्तान से और उनके लिए उसके आउट ऑफ आप कह लें कि इमोशंस वो ये कहते हैं कि हमें नहीं देना चाहिए था, क्योंकि देखें इंटरनेशनल लेवल पर किस तरह से डीलिंग होती है वो आम अवाम में उस तरह से तो नहीं पता। पाकिस्तान फौज जो है मतलब सबसे बहादुर जो फौज है वो कहलाई जाती है पूरी दुनिया में माशाल्लाह। वेराज आप इंडियन फौज को देखें उनमें डरपोक है जी। उन्होंने इंडिया से 62 चीन से जो मार पड़ी थी उनको वो रेजिस्ट नहीं कर सके थे उनके खिलाफ। हमारे खिलाफ भी जो है 65 में वो रेजिस्ट नहीं कर सके थे।
लेकिन 71 में जो हुए वो हालात ही डिफरेंट थे, क्योंकि हमारे जोग्राफियाई जो हालात थे वो ख़राब थे, बीच में दुश्मन था और बहुत बड़ी इंटरनेशनल जो है उसमें साजिश थी। अदरवाइज पाकिस्तान फौज और इंडियन फौज का वो बुज़दिलों की फौज है, हमारी फौज जो है बहादुरों की फौज है। अच्छा, असद महमूद सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, शामिल गुफ्तगू करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम काशिफ साहब और लबीबा, आप खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं। इकराम साहब कैसे देखते हैं ये जो स्विफ्ट हुआ था ऑपरेशन रिटॉर्ट जो हुआ था 2019 में, और इसके बाद जो है हमने उनको इंडियन जो आर्मी कह लें, इंडियन एयरफोर्स कह लें, इंडियन गवर्नमेंट कह लें, हमने उनको मिट्टी चिटवाई थी। हाउ डू यू सी इट, आपका टेक? और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काशिफ साहब, एक मैं आपसे अर्ज करूं जी जी कि जब आप इंडियन एयरफोर्स, आर्मी, नेवी की बात करते हैं, उनकी एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, और जब उसको पिच करते हैं अगेंस्ट द आर्म फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान, तो एक बड़ा एक क्लियर डिफरेंस आपको नजर आता है कि ये तीनों फोर्सेस जो इंडिया की हैं उनको एक पार्टी अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करती है, और वो उसको आप इस वक्त बीजेपी कह सकते हैं। फरवरी 2016 की 18 की बात है ना, 19 की 2019 के ये वो टाइम था कि उसके चंद महीनों के बाद इलेक्शन होने वाले थे इंडिया में, और जी बिल्कुल, और नरेंद्र मोदी ने मतलब वो फास्ट फ्लैग ऑपरेशन का ये करके तो जिस तरीके से उन्होंने अपने ही लोगों को वहां पर मारा, इंडिया के अंदर इल्जाम पाकिस्तान पे लगाया, और फिर वो एक ताकत के जोन में थे। उन्होंने कहा जी कि नहीं अभी हम आएंगे तो देखें हम करते क्या हैं। अच्छा, फिर देन वो रात के अंधेरे में तो एक लिहाज से आया, आज सुबह की आप बात करते हैं जस्ट फॉर फ्यू सेकेंड, और बिल्कुल आपने एक तस्करा किया कि अगर आपको याद हो कि मिसाइल था जो कि इजराइल मेड था इंडियन एयरफोर्स के पास, तो उसकी बड़ी धूम थी कि ये वेरी प्रिसाइज एंड परफेक्शन के अंदर और बहुत लीथल है। तो अभी देखें एक लिहाज से एक आपने उसका क्या हशर किया, व्हाट हैपेंड, और जिस तरीके से वो फिर वो वापस भागे अफरा तफरी के आलम में, दिस इंडिकेट्स कि इंडियन एयरफोर्स या आर्म फोर्स की जो हालत है, उनके पायलट्स का जो एक आप कहते हैं कि एक प्रोफेशनलिज्म है, कॉम्पिटेंसी आती है, और विग 21 तो उनके पास काशिफ साहब हमें याद रखना चाहिए कि ऑलमोस्ट कुछ 4 दहाइयों से ज्यादा हो गए कि विग 21 उनके पास है, उसमें तो उनको ऑपरेशन करने के अंदर ये ऑपरेट करने में मुश्किल तो है कोई नहीं है। अच्छा, अब इसके बाद अगर आपको याद हो जो पाकिस्तान के अंदर की फजा थी जब मतलब इन्होंने अटैक किया, और फिर वो भी ऐसा था कि हमारे चंद दरख्तों को नुकसान पहुंचा करके पूरी दुनिया के सामने है जी। अच्छा, अब जब आपकी तरफ ये बात आई तो नेचुरली उस वक्त की जो हुकूमत थी फाइनली दे डिसाइडेड, और अगर आपको याद हो मैं आज भी बताऊं कि यानी आज 27 है तो 26 फरवरी की शाम को जब जनाब आसिफ गफूर उस वक्त DGISPR थे, और जो उन्होंने प्रेस ब्रीफिंग की थी, ऐसे वो ऐसा लगता था कि जैसे उन्होंने न सिर्फ ये कि मुसल्लह अफवाज का बल्कि पूरी पाकिस्तानी कौम का जो है ना वो खून को गरमा दिया, जैसे जी कि अब हम आएंगे तो उस जगह पे जहाँ पे एक्सपेक्ट ही नहीं करते, टारगेट भी हमारी मर्जी का होगा क्योंकि हमने आपको पढ़ा है, हमने आपको बेसिकली देखा है, और हमें पता है कि हमने आपको कैसे टैकल करना है। नहीं, कता कलामी के लिए माजरत। हमारे साथ स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज्ज़ियाकार हैं मियां सैफुर रहमान साहब, उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं और फिर इकट्ठे इसके ऊपर हम बात करते हैं। एग्जैक्टली सर, आप बात कर रहे थे, बताइएगा जी। तो मैं उसमें ये अर्ज कर रहा था कि वो तो आए मतलब रात के अंधेरे में, सुबह होने कुछ एक लिहाज से, और आपने ब्रॉड डे लाइट के अंदर जिस तरह का ऑपरेशन किया, जैसे आप वहां पर पहुंचे, और मैं समझता हूं कि पाकिस्तान एयरफोर्स, उनके पायलट्स, एंड ट्रस्ट मी दे आर दी बेस्ट इन द वर्ल्ड। और मुझे अच्छी तरह याद है एक मुल्क का उसने कहा था जी कि अगर आप मुझे सिर्फ 2 पाकिस्तानी फाइटर पायलट दे दें, आई कैन चेंज द इंटायर स्पेक्ट्रम ऑफ अ कंट्री। आप इमेजिन करें, ये है आपके रेपो आपके पायलट्स की। और फिर ये देखें ना जिस तरीके से अभिनंदन को एक लिहाज से शूट डाउन किया गया। आप यही सोचें कि अगर यही तैयारा जो है वो फ्लाई करता हुआ गिर जाता एक लिहाज से इंडिया के अंदर, तो कहते जी ये बड़ा सारा कुछ पाकिस्तान ने बड़ा गलत किया। और यू अंडरस्टैंड कि जो उनकी प्रोपेगेंडा मशीनरी है जिस तरीके से काम करती है 24 घंटे, तो मैं ये समझता हूं कि आपने इतना जिसको कहते हैं इलेबोरेट, कंप्लीट और परफेक्शन के साथ ये ऑपरेशन किया, तो ये एक वो जरूर होती है कि इनको एक मिथ थी इंडियन एयरफोर्स आर्मी आप हमारे साथ ही रहिए, हम जरा टेक ले लें सैफुर रहमान साहब का।
साहिब उरमान साहब कैसे देखते हैं कि ये जो हमने बहुत बड़ा ऑपरेशन किया था मॉडर्न वर्ल्ड में, मतलब इसकी मिसाल कम मिलती है और फिर हम उनको घेर के लाए इधर, उसके बाद ये सबसे बड़ी बात जो इनसाइड स्टोरी थी और उधर इधर लाके मारा उनको, तो हाउ डू वी सी इट? नहीं देखिए, ये बिल्कुल आपने बड़ी उम्दा बात की, ये बात अभी तक मिसिंग थी Yes. कि ये लोग जैसे अभी वैसे कर्नल साहब ने इंडिया दिया इस बात हाँ का जी। कि हमें जनरल आसिफ गफूर ने उस वक्त कहा था, और कुछ लोग देखिए प्रोपेगेंडा ऐसे किया जा रहा था कि बालाकोट में कौए को मारा गया, चंद दरख्त जलाए गए, और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जिसका जिक्र किया पुलवामा का जो बड़ा मशहूर जी, 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 क्योंकि बदनामे जमाना वो इंसिडेंट है, जी जी जिसमें उन्होंने अपने ही काफी लोग, हाँ जी। दर्जन से ज्यादा थे लोग जो मरवा गए, और कहा गया कि जी ये इल्जाम पाकिस्तान के पाकिस्तान लोग पे हैं लगाएगा। जिन्हें वो लफ्ज वैसे बड़ा गंदा बोलते हैं, घुसपैठिए या आतंकवादी या जो भी कह लें, हम तो वो इंट्रूडर्स, वो बोलना नहीं चाहिए हमें, वो रिपीट नहीं करना चाहिए। लेकिन फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और फॉल्स किस्म के प्रोपेगेंडा, इसमें तो भारत ने पाकिस्तान का तो एक लम्हा यानी पीछा नहीं छोड़ा। ये गुज़िश्ता कई सालों से, दहाइयों से डिसइंफो लैब आ गई उनकी, EU क्रॉनिकल सामने आ गई, इंडियन क्रॉनिकल्स, हर दौर में हर दौर में कुछ ना कुछ लेकर आए हैं। वो लड़ रहे हैं। लेकिन ये जो असल इशू था ना, या जिसका भी जिक्र कर रहे हैं कर्नल साहब, कि इसमें हमारे DGISPR ने कहा था कि अब हम अपने चॉइस से आपको यानी जवाब देंगे, और अपनी मर्जी से अपने चॉइस की जगह पे और अपने वक्त के तयन के साथ। यानी इसका मतलब ये था कि पाकिस्तान की एयरफोर्स, पाकिस्तान का आर्म्ड फोर्सेस का पूरी सर्वेलेंस जो थी वो इस वक्त पूरी की तरह, हर तरह वो पूरी तैयारी की पोजीशन में थी। जो आपकी स्टेट ऑफ अलर्टनेस, ये सब बात तो बड़ी दिलचस्प हो रही है, इसको यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। हमारे इसको साथ ही यहीं से मौजूद continue रहिएगा। करें। तो है ब्रेक ब्रेक के का बाद। ब्रेक कहा जा रहा, ब्रेक ना लेंगे तो फिर हमारी भी ब्रेक लग जाएगी, कहीं में जाएगा। स्टे विद अस। अच्छा, काशिफ साहब से मैं पूछना चाह रही हूँ, काशिफ साहब आप ये बताइएगा कि आपकी नज़र में ये जेल भरो तहरीक जो है, जो कि ये कहा जा रहा था कि जितने लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे उतने बाहर निकल के गिरफ्तारियां नहीं हो सके, लाहौर में बड़ी दफ़ा ये बात कही गई है, आपको क्या लगता है कितनी कामयाब हुई है? देखिए, इसका कामयाबी से ताल्लुक नहीं होता है, ये है, हमने पहले भी बात की थी कि ये जो है ये अलामती है, जी ठीक है ना जी। ये गिरफ्तारियां जो होती हैं अलामती है। वेयर एज आप ये देखें कि उसके ऊपर जो पंजाब हुकूमत है या मरकजी हुकूमत है, जिसका कोई रोल नहीं होना चाहिए था निगरान हुकूमत के ऊपर, वो अपना रोल प्ले कर रही है, और जो कैदी हैं, रहनुमा हैं, उनको कभी किसी कोर्ट में फेंक रहे हैं, कभी किसी में फेंक रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये बेसिकली दिस इज अ प्रेशर टैक्टिक। ओके, क्या आपको लगता है कि इस टाइम पर ये केओस मचाना ज़रूरी था? क्योस नहीं, क्योस नहीं है ये, दिस इज देयर डिमांड, ओके। और उनका राइटफुल डिमांड है कि उन्होंने असेंबली ब्रेक की है 90 डेज में अपने उसके ऊपर जाहिर है कि आपने उसके ऊपर। मियां साहब आपको क्या लगता है? नहीं, बुनियादी तौर पे दुनिया भर में ये अब रवायत है डेमोक्रेटिक कंट्रीज में कि जब आप किसी अपने राइट या क्लेम के लिए जब आपको आगे से कोई रुकावट दिखाई देती है, तो आप ये करते हैं। आप समझते हैं कि हम कोई एक प्रेशर बिल्डअप करें थ्रू द मैसेज। तो मैसेज के प्रेशर बिल्डअप करने में ये मुख्तलिफ, ये बिल्कुल अलामती बातें होती हैं कि आप कुछ एजिटेशन प्लान कर लेते हैं, आप धरना का प्लान कर लेते हैं, सिट इन हो जाता है, जलसा हो जाता है, जुलूस निकाल लेते हैं। फिर इस तरह जेल भरो तहरीक से भी ये वाकई ये मुराद नहीं है कि जी रोज के 10,000 बंदे जाएंगे। जी या फिर आप उनको, मतलब मैं ये कह रही थी कि सिविल अनरेस्ट होता है, हाँ, तो ये है, ये जरूर है कि मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा अनटाइम्ड था। मेरा ज़ाती ख्याल है थोड़ा सा इमरान खान जो है वो चूंकि एक पॉपुलर लीडर हैं, उनको अपनी पॉपुलैरिटी में हर बात नहीं हर वक्त कह देनी चाहिए। यानी ये नहीं मकसद कि अब मैं अच्छा, लेकिन एक और बात भी है, लीडर तो हमेशा मैं कह दूं जी खुदकुशियां कर लो। लीडर तो हमेशा आपको पता है लीड करता है, लीड कर रहा है। मेरा ख्याल है इसमें फायर फाइटिंग की ज्यादा जरूरत है। एग्जैक्टली। लेकिन आप देखें अब इन्होंने ये जो जेल भरो तहरीक स्टार्ट कर दी, मियां साहब आपको नहीं लगता वो सारी कहीं चले जा रहे हैं? नहीं, लेकिन वो लोग ये भी तो कह रहे हैं कि घर में बैठे हुए हैं, वो खुद गिरफ्तारी क्यों नहीं दे रहे? वो तो देखें, लीडर मस्ट लीड फ्रॉम द फ्रंट, ये तो हमेशा एक अच्छा टैक्टिक तो यही है जी। एक अच्छा रोल जो है वो यही है। अब देखें ना, लोगों ने माजी में वो लीडर्स भी देखे, जुल्फिकार अली भुट्टो जैसे लोग जो बिल्कुल एस्टेब्लिशमेंट के जो आहनी जो हथकंडे हैं उनको बराह रास्त मुकाबला करते थे दिल गुर्दे के साथ। एग्जैक्टली। और जिस तरह की जेलें उन्होंने देखी, हाँ जी, आप तो सब्र नहीं कर सकती जो आजकल के लीडर्स जेलें देखते हैं ना, कंपैरिजन ही नहीं है कोई। नवाज शरीफ ने बड़ी मजेदार कंपैरिजन ही नहीं है कोई। वो जेलें हैं जिनके बारे में एक दिन नहीं ये काट सकते हमारे मौजूदा लीडर्स कोई भी। तो सर वो फिर लेजेंडरी एमी तो नहीं कहलाते, उन्होंने तो बड़ा कुछ की, बड़ा कुछ उन्होंने सहाय कर सकते, और उन्होंने जेन्युइन पाकिस्तान के लिए सहाय। मुझे लगता है ये तो बहुत ज्यादा मुफादात और अपने किले काटे। अच्छा मियां साहब, मुझे ऐसा लगता है कि अब जो ये जेलें हैं हो रही है ना, ये जाती मुफादात की जंग स्टार्ट हो चुकी है। मेरा ख्याल है जाती मुफाद भी अभी तक हम माइनस नहीं कर सके अपनी किसी मिशन से जी। ये एक बहुत बड़ा अनफॉर्चुनेट फैक्टर मैं है। एक सेंटेंस ऐड करना चाहता हूँ मियां साहब आपसे इजाजत के साथ
عمران خان اگر یہ علامتی جو گرفتاری ہیں اس وقت نہ کرتے جی ان کے پاس آپشن کوئی نہیں تھا کیونکہ ٹائم از رننگ آؤٹ اور اپوزیشن کے اتحادی جو ہیں تو کاشف صاحب آپ مجھے بتائیں کہ یہ کرنے سے یہ قدم اٹھانے سے کیا ان کو کوئی فروٹفل نتائج ملے؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ یہ علامتی جو گرفتاریاں ہوتی ہیں یا پروٹیسٹ ہوتے ہیں اس کے ڈیفینیٹلی امپیکٹ ہوتا ہے، پریشرز ہوتے ہیں، جی پریشرز ہے نہ صرف پاکستان میں بلکہ آل اوور دا ورلڈ. ہم جیسے پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ قانون کو جو موم کی ناک بنانا، آئین کو جو ہے آئین کو موم کی ناک بنانے کی جو کوشش تھی، جو ڈیلے کرنے کی، آپ دیکھیں نا، وہ روکنے کے لیے، اور اس کے بعد ڈیفینیٹلی امپیکٹ ہے کہ سپریم کورٹ کا 9 رکنی بینچ جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ کر رہا ہے، اور آئی ایم شور کہ وہ 90 ڈیز سے اوپر نہیں جانے دیں گے. میرا ذاتی خیال ہے کہ اس میں کاشف صاحب عمران خان کبھی کبھی ایک خوف میں مبتلا بھی ہو جاتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ ملک میں ہمارے 2 ایسے ادارے موجود ہیں جو مختلف ٹائم پہ آئین کے ساتھ کھلواڑ کرتے رہے ہیں، وہ پس منظر ہسٹری جب ان کے ذہن میں آتی ہے تو پھر وہ شاید انڈر ویلیو کر دیتے ہیں. بریک پہ جانے سے پہلے میں کاشف صاحب آپ سے کہتی چلوں کہ وہ جو کیونکہ آج فیصلہ ہونا تھا نا فل کورٹ کا، اور وہ جو 9 رکنی بینچ تھا وہ ٹوٹ چکا ہے، تو پھر اب وہ فل کورٹ پر جائیں گے، اور وہ 2 جو جج جن کے اوپر اعتراضات تھے وہ ان کو شامل کیا ہے یا نہیں کیا، جیسے اپڈیٹس ملتی ہیں اپنے ناظرین کو دیں گے. یہ بریک کا کہیں مت جائے گا، اسٹے ود اس. ویلکم بیک ٹو دا مڈ ڈے شو. میں ہم لوگ جب یہ بات کر رہے تھے ضمنی الیکشن کے راجن پور کے، دیکھیں بیانیہ چونکہ ہمارا تحریک انصاف کا جو ہے وہ تو نظر آ رہا ہے بکتا ہوا، دوسرے نمبر پر نون لیگ بھی ہے کیونکہ اپوزیشن میں، اور وہ ابھی حکومت میں بھی ہے، تو اس وجہ سے بھی بہت زیادہ لگ رہا ہے کہ انہوں نے تھوڑا بہت کام شام کر کے اور دکھا کر، چونکہ وہ حکومت میں ہے تو کیا. سر میں پی 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 کی وجہ سے کہنا چاہ رہی ہوں، وہاں انہوں نے اپنا کینڈیڈیٹ کھڑا کیا، اختر حسن گورچانی 20,074 ووٹ لے کر وہ ہوئے. بیسیکلی میں آپ کی بات کہتا ہوں، سوری، لیکن یہ جو تینوں کینڈیڈیٹ تھے اس میں ایک فیکٹر عمران خان کی مقبولیت کا تھا. اچھا، ادروائز جو لغاری فیملی ہے، مطلب اویس لغاری کے صاحبزادے تھے جی، ٹھیک ہے جی، یہ فاروق سابق صدر پاکستان فاروق احمد خان لغاری کے پوتے تھے، اور آپ دوسری محسن لغاری فیملی کو دیکھ لیں، وہ بھی سیاسی فیملی وہاں کی. سر ہمارے ساتھ گیسٹ آ گئی ہیں تو ان کو میں ذرا انٹروڈیوس کرواتے چلو. ہمارے ساتھ اخونزادہ چٹان پی 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 کے رہنما بھی ہیں، ہم شامل گفتگو کرتے ہیں چونکہ انہوں نے وہاں سے بڑے اچھے نمبروں سے وہ ووٹنگ لی ہے حاضر کی، تو آپ ساتھ ہی ہم بات کنٹینیو جی. اخونزادہ چٹان صاحب، ویلکم ٹو دا شو. سر آپ کو آواز آ رہی ہے؟ شکریہ، مہربانی. چٹان صاحب میں چاہتا ہوں کہ آپ کا ٹیک چاہیے، آپ پولیٹیکل ورکر بھی ہیں، آپ کی پارٹی کی ڈیموکریسی کے لیے بڑی طویل خدمات بھی ہیں، لیکن آج جب آپ پی ڈی ایم کی حکومت میں ہوتے ہوئے آپ پی ایم ایل این جو ہے اس کی وجہ سے آپ آئین کو روندنے کے لیے ان کے ساتھ ہیں، اور آپ اپنا ایک جو سٹانس ہے وہ عوام میں نہیں لے کے آتے، تو پھر ہمیں یہ دکھ ہوتا ہے. آپ کا ٹیک چاہوں گا اس کے اوپر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جی، آپ کو یاد ہے کہ ہمارے اور مسلم لیگ نون کے درمیان ایک ماضی بھی ہے. حال میں بھی آپ لوگوں نے دیکھ لیا کہ ہم اور عوامی نیشنل پارٹی والی پی ڈی ایم سے علیحدہ ہو گئے اور ہمارے درمیان میں اختلافات تھے. ہم نے پہلے بھی ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑے ہیں، ہم آئندہ بھی ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑیں گے، لیکن جب مسئلہ ملک کا آ جاتا ہے، جب مسئلہ ریاست کے بچانے کا آ جاتا ہے، تو پھر ہم اپنا ذات کو نہیں دیکھتے ہیں کہ اس پارٹی نے میرے ساتھ کیا کیا، اس نے میرے ساتھ کیا کیا. پھر اگر کوئی ایک قدم ملک کے لیے لیتے ہیں تو ہم اس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. اخونزادہ چٹان صاحب، عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی جو ہے وہ تو کہتے ہیں کہ آپ کے جو امپورٹڈ حکومت ہے اور آپ نے استعمار اور سامراج کا ایجنٹ بننا گوارا کیا. آپ کس طرح کہتے ہیں کہ ریاست کو آپ نے بچایا؟ جب ریاست میں ایک معیشت تباہ ہو جائے تو پھر تو ریاست کی سالمیت میں بڑے گہرے سائے کالے بادل چھا جاتے ہیں، اثرات چلتے ہیں. بالکل جی، آپ بجا پر مار رہی ہے اور میں آپ کے ساتھ 100% ایگری کرتا ہوں. لیکن ہم سارے سمجھتے تھے کہ اگر 1 سال کا ہم عمران خان کو موقع دے دی تو پی ٹی آئی والے گھروں سے بھی نہیں نکل سکیں گے. ہمیں یہ بھی پتا تھا کہ ہم اس ٹائم پہ حکومت میں آ جاتے ہیں تو یہ جو ہم فیصلے کرتے ہیں، سخت فیصلے کرتے ہیں، ناپسندیدہ فیصلے کرتے ہیں، اس پہ ہمارے ووٹ بینک پہ اثر پڑے گا، اس پہ اثر پڑے گا. لیکن آپ لوگوں کا یاد ہوگا کہ ملک بالکل ریڈ لائن تک پہنچ گیا تھا اور مزید حکومت کوشش میں لگی ہوئی تھی کہ جلدی سے جلد پاکستان کو بینک کرپٹ ملک دنیا میں ثابت کرے، کیونکہ انہوں نے جن شرائط پہ پہلے آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ کیا،
पाकिस्तान के जो इदारे, मैं आप लोगों का टाइम नहीं लेना चाहता, वो सब आपके देखने I'm वालों sorry को to भी और interrupt आपको you, भी पता अखुंज़ादा है साहब, कि कौन कौन से ये इदारे जो दिए। ये स्टाफ जो है, इसके बाद इन्होंने जो यू टर्न ले लिया, मुल्क बहुत नाजुक सूरत हाल में था, हम सिर्फ मुल्क लेकिन बचाने हमने के लिए देखा आए हैं, हमने देखा हमने कि सियासत 3.5 मुल्क बचाने। अखुंज़ादा साहब मेरा क्वेश्चन ले लीजिए। हमने देखा कि 3.5 पौने 4 साल इमरान खान साहब की जब गवर्नमेंट थी, आप और PMLN जो है असेंबली में अपना रोल नहीं प्ले कर सके, और आप जब भी जाती थी आपकी लीडरशिप नून लीग की और आपकी, आप अपने नैब केसेस की बात करते थे, लेकिन आज आपका ये बयानिया कोई मानने के लिए तैयार नहीं है कि इमरान खान साहब की वजह से महंगाई आई। आज जो 10 महीने में आप लोगों की इत्तेहादी हुकूमत है, उसने अवाम का नवारा छीन लिया है। देखिए जी, सबसे पहले बात तो ये कि हमने अपोजिशन में जो पॉजिटिव किरदार अदा किया, आपको याद होगा कि जो इलेक्शन हुआ, जिस तरह के RTS को बिठाया गया, और फिर जिस तरह के ये माजी के लोग फिरते थे और एक एक बंदे को पकड़ के बनीगाला लाते थे और हुकूमत बनाया, बाकी पार्टियां तो असेंबली में आने के लिए तैयार नहीं थी। पाकिस्तान इसका मतलब है कि आपका जो तशख्खुस है पीपल्स पार्टी का, वो मुझे बात मुकम्मल करने दी प्लीज। जी जी कीजिएगा। जी प्लीज प्लीज। हमने सबको राजी के और असेंबली के अंदर लाया। आपको याद होगा कि इमरान खान साहब को अपोजिशन ने कह दिया कि आइंदा जो हमारा मसला है वो मईशत का है, और हम आपके साथ मईशत पे एक मिसाक करने को तैयार है, एक एग्रीमेंट करने को तैयार है। लेकिन इमरान खान साहब तो सियासी बंदा है नहीं, वो तो कहते हैं मुझे सियासतदानों के साथ बैठना पसंद नहीं है, मुझे तो आर्मी चीफ बुलाएंगे तो मैं अखुंज़ादा साहब हमारे साथ मियां सैफुर रहमान साहब हैं, जी। सीनियर एडिटर हैं द न्यूज़ के, वो आपसे सवाल करना चाह रहे हैं। अच्छा चढ़ान साहब, ये मैंने मालूम करना था कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा रिफ्लेक्ट किया है एंटी स्टेटस को, एक पूरा उसका स्टैंड रहा है, जिसके लिए उन्होंने बड़ी कुर्बानियां दी हैं, और फिर कभी उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के साथ इस तरह कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किए, भले वो इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट हो या लोकल एस्टेब्लिशमेंट हो। लेकिन अब उनके अंदर एक ऐसा बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट दिखाई दे रहा है कि जैसे वो स्टेटस को की कुव्वतों के साथ कॉम्प्रोमाइज करके आगे चल रही हैं। आपकी टेक क्या है इस पे? देखिए जी, सिस्टम चलाने के लिए, जमहूरियत मजबूत करने के लिए और हर इदारे को आईन के दायरे के अंदर लाने के लिए तमाम इदारों के साथ मुज़ाकरात करना, तमाम इदारों के साथ बातचीत करना, मैं नहीं समझता हूँ कि इसमें कोई बुराई है। हाँ, हमने न किसी इदारे के साथ न किसी की ताकत के साथ गैर जमहूरी अमल में हम कभी हिस्सा नहीं बने हैं, न आइंदा बनेंगे। हमारे दोस्तों ने, आपको याद होगा PDM से हमारे इलाहिदगी क्यों हुई? इस वजह से हुई कि इन लोगों ने कहा कि हम इस्तीफाई देते हैं और हम जंग सड़कों पे लड़ना चाहते हैं। हमने कहा कि पाकिस्तान का मईशत ये बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। अखुंज़ादा साहब, टाइम खत्म हो गया हमारे प्रोग्राम का, और हम लास्ट क्वेश्चन 1 लाइन आंसर दे दीजिए मुझे। लिया और हम कामयाब हो गए। अखुंज़ादा साहब, खैर सड़कों पे तो सियासत मुहतरमा बेनज़ीर भुट्टो भी करती रही, लॉन्ग मार्च भी करती रही, ये तो पॉलिटिक्स में होता है। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि आप जो हैं, नहीं मार्शाल्लाह नहीं, नवाज शरीफ के खिलाफ भी एजिटेशन होता रहा, लॉन्ग मार्च भी करती रही, खैर हम उस डिटेल में नहीं जाते। मुझे ये बता दीजिए, आप तमाम 14 पार्टियां मिलकर इमरान खान के कैंडिडेट को कल हरा नहीं सके हैं और बहुत बड़ी लीड से वो जीत गए, तो आपको पॉलिटिकल पे जो प्ले ग्राउंड्स हैं उनमें पीपल्स पार्टी कहाँ खड़ी नजर आ रही है? मुख्तसर जवाब। हमारे नजर जो है बल्दिया ये ज़िमनी इलेक्शनों पे नहीं है, हमारे नजर आने वाले इलेक्शन पे हैं, और इसमें हमने सिर्फ पार्टिसिपेट किया था, इसमें हमने कोई दिलचस्पी नहीं लिया था। आपको पता है कि आइंदा जो ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं, इससे हमने हिस्सा न लेने का फैसला किया। थैंक यू वेरी मच चट्टान साहब। वो बात कर रहे थे, वो बात क्या कर रहे थे, मेरी बात सुने, ये तो एक्सक्यूजेज हैं। आप देखें ना, आप हार को हार तो नहीं मानते ना। आपने बिल्कुल सही बात की है। यहाँ जाफर लगारी साहब जो है ना, वो 97 में और 2013 में नून लीग से भी जीते थे। यस, ये उन्हीं की लेगेसी है ये। लेकिन लगारी ट्राइब का आपस में, मियां साहब जो इस वक्त लेकिन पॉपुलैरिटी PTI की जो है वो वहाँ पे प्रिवेल की है। अच्छा, मैं ना मियां साहब से जाते थे ये पूछना चाह रही हूँ कि जिस हिसाब के जो कंडीशन हो चुकी है, हमारी सियासी कंडीशन हो चुकी है, इंतजार अपनी जगह पर। अब आप देखिए, आइंदा आने वाले वक्तों में जब भी हो जनरल इलेक्शंस तो होने हैं ना सर, मुझे ये बताइएगा कि जो PDM में इतनी इकट्ठी हुई 13-14 पार्टियां, उनका क्या हाल है? क्योंकि देखें PTI को तो अपना वाज़ेह बयानिया नजर आता जा रहा है। आपको लगता है कि PDM कामयाब होती जाएगी या अलग अलग होकर ये लोग अपना बयानिया? PDM बनने से बड़ी पार्टियां जो थी उसके अंदर, उनको बहुत नुकसान पहुंचा। जो थोड़ा बहुत वो शायद कोई अपना
پولیٹیکل کیپٹل رکھتی تھی ہاں جی، وہ بھی کھو اس دیا وجہ سے وہ چون چون کا مربع بن کے Exactly. کل کا الیکشن وہ ڈلیور ہی نہیں کر سکی. نہیں کہ تو اس کا مطلب ہے کہ پی ڈی ایم اب کامیاب نہیں نہیں اس ہوئی. وقت بہت زیادہ ان کا جو پاپولیرٹی گراف ہے بہت نیچے چلا گیا. اور اب جب جنرل اور الیکشن پھر میں پرفارمنس جو ہے جی اس نے تو کیل ٹھونک دیا نا. نہیں تو اب نہیں، جنرل لبیبہ الیکشن جو- میں کیا الگ الگ آپ کو نظر آ رہے ہیں کرتے ہوئے یہ دیکھیں کنٹیسٹ؟ ان کی یہ بھاگنا چاہ رہے ہیں، یہ اپنی- الگ الگ نہیں، یہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں. پاکٹس تو تھی ان کی جی. لیکن اب جا کے وہ بہت زیادہ ڈیمیج ہو چکا ہے. بہت زیادہ یہ ڈیمیج. جو اس کا مطلب ہے کہ کل ہوا ہے ہاں اس کے بعد تو پرسیپشن ٹوٹلی چینج ہو چینج ہو گیا. گیا چینج ہو گیا. آپ نے بہت کوششیں کر لی وہاں پہ. سیاسی اس ٹائم پر غیر مستحکم ہونے میں پی ڈی ایم کا بہت کردار آپ کو نظر آ رہا ہے. ویسے- یقیناً. I'm sorry. لیکن آپ ایک چیز دیکھیں کہ الیکشن سے پہلے ایک وننگ سپری چلتی ہے کسی بھی جماعت کی. جی جی ٹھیک ہے نا بالکل جی؟ بالکل. اچھا اب وہ وننگ ایک wave ہوتی ہے، ایک wave وننگ بن ویو جاتی جسے ہے. کہتے ہیں ہم. اچھا وہ وننگ ویو جو ہے وہ ایک سال سے جب سے عمران صاحب گئے ہیں، عمران خان کی گورنمنٹ گئی ہے، وہ ادھر آ گئی ان سے روٹ گئی ہے پی ڈی ایم کی اور ساری اب ویسے جماعتوں بھی سے. پی ڈی ایم میں آپ کو لگتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ کوئی بھی تو اچھا اس کو اس میں آن ہی قاسم نہیں صاحب کر مجھے رہا. اجازت دیں بات کرنے کی. اس میں یہ ہے کہ بہت اچھی پرفارمنس عمران دور میں بھی نہیں رہی. نو بالکل لیکن ایگری. یہ ہے وہ خود بھی مایوس ہوئے اسد عمر سے. پھر انہوں نے ٹرائی کیا ایکسپیریمنٹ وہ جو ماضی میں ہوتے رہے. حفیظ شیخ آئے، شوکت ترین آئے، پھر آئی ایم ایف سے So-called technocrats. ہاں پھر آئی ایم ایف کے بھی وہ پہلے کہتے رہے جی میں خودکشی کروں گا، پھر جانا پڑ گیا. اب یہ ہے کہ بات یہ نہیں ہے، بات اب یہ ہے کہ لوگ اب دیکھ رہے ہیں کہ یہ لوگ بڑے ہمیں سے آئے تھے اور کہتے جی ہم آتے ہی جناب ایسے کریں گے ایسے کریں گے. پہلے سے زیادہ تنزلی کا شکار ہو گئی معیشت. تو لوگ تو پھر تباہ. صاحب ایک اور بات بتاتی ہوں آپ کو، ڈس اپوائنٹمنٹ کا یہ عالم ہے کہ ہم اپنے پروگرام میں لیتے ہیں پی ڈی ایم کا جو بھی حصہ ہوتا ہے اس سے پوچھیں وہ اب کوئی پی ڈی ایم کو آن کرنے کے لیے کہتا نہیں ہماری پارٹی نہیں ہے، ہماری پارٹی نہیں ہے. ہمارے سامنے کہتے وہ ہماری پارٹی نہیں کوسا صاحب نے بھی کیا، ہے، ہماری پارٹی نہیں ہے. انہوں نے کہا جی ہم حصہ ہے، تو بھی گورنمنٹ کس کی ہے؟ فرشتوں کی گورنمنٹ ہے، پی ڈی ایم کی گورنمنٹ نہیں ہے. یہ تھا ہمارا سر آج کا پروگرام. اجازت لیتے ہیں اپنے ناظرین سے، ٹائم ختم ہو گیا ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعا میں شامل رکھیے گا. اللہ حافظ.